मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि 2-3 अलग अलग डिबेट्स हुए थे 1947 में, उससे पहले, और उन्होंने हिंदुस्तान का फाउंडेशन बनाया था। और अब मैं कहा कि अब वही जो फाउंडेशनल आइडियाज हैं इनको तोड़ा जा रहा है, परे ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको थोड़ी गहराई से देखें, ये एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रोसेस है जो 1947 में शुरू हुई। अब एक बात क्लियर है, वो 1947 में भी थी, आज भी है, शायद अब भी होगी, कि अगर आप हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें, सर्वे करें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 90% पॉपुलेशन दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये फैक्ट है, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया। और मेरे लिए एक ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और उसमें साफ लिखा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट ऑफ इक्वालिटी। So it is a document of transfer of power, it is a document of equality. तो मेरे सवाल इंटरेस्टिंग यही है कि भैया 90% के पास कितनी भागीदारी, यही सवाल है, और कोई सवाल नहीं। क्योंकि अगर 90% का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो फिर डिबेट का क्या बात, डिबेट चलती जाए। वो 5% 10% डिबेट कर रहे हैं, 90% डिबेट टू बे द हेड। क्यों, अगर आप हिंदुस्तान के नैरेटिव को देखें और पावर स्ट्रक्चर को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे मीडिया में जो हमारे दोस्त हैं वो हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, उसमें 90% की आवाज ही नहीं है। और मैं ये लाइटली नहीं कह रहा, मैंने इसको स्टडी किया, तो 90% लोग नैरेटिव में है नहीं। आप इंडिया को देखें, किसान की अभी आपने कभी बात देखी है मीडिया में, कभी देखिए आप? पढ़ाई भी नहीं, मजदूर के देखी, लाइन ने देखी, जो सफाई कर्मचारी होने की बात देखी, नेवर। मतलब ऐसा चल रहा है कि ये 90% है ही नहीं। अब इसका आइडिया था कि ये जो 90% है, ये डिबेट में शामिल हो, इनको डिबेट के औजार मिले, इनको भागीदारी मिले, इनको पार्टिसिपेशन मिले। अब मान लीजिए यहां में हम 10 लोग बैठे हैं,
और मैं माइक लिया हूँ और मैं भाषण कर रहा हूँ और उनको माइक ही नहीं मिलता है, तो डिबेट किस बात की हुई? तो मेरा कहना है डिबेट के लिए भागीदारी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, दो चीफ मिनिस्टर मेरे तो हुए, आने वाले चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दो चीफ मिनिस्टर है, मतलब दो स्टेट्स ने लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले चले गया और आज सब नहीं गया। और नेशनल मीडिया उन्हें भूल गए। नेशनल मीडिया स्टोरेज के बारे में बात ही नहीं कर, जो है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट है, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं। लालू जी प्रेसिडेंट, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भाई ये, और वो अलग अलग कानून चलते। मैंने कल कहा ऊपर ड्राइवर, हेल्थ ड्राइवर, बस ड्राइवर गलती से अगर एक्सीडेंट कर देते, किसी को मार देते, एकदम उनको पकड़ के 10 साल की जेल हो जाती, चाबी नहीं देते। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्स गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है, और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अच्छा भाई, अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखा, तो और 2 भाषा चल रही है, 2 अलग अलग भाषा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा एस्केप वेलोसिटी की बात याद है। मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर करता है, मतलब शुरुआत से। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जाम्पल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मीडिया वाले मित्र है, हाई क्लास है, वहां भाषण को रेडी की। और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, मैं जब से मैं पैदा हुआ 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा। मैं सिस्टम को अंदर से समझता, मुझसे आओ सिस्टम बेच पास कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम नहीं दिखता कि मैं उसके अंदर से आया।
प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं तो जाता तो मुझे सिस्टम अंदर से बात। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। मतलब हर लेवल पे आप ऑपरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखो 90% के तो पार्टिसिपेशन नहीं। और आंटीजन बनाए जाते हो, मैरिज की आते हो। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के बाद मैरिज नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो कोई ना कोई कमी तो सिस्टम में है। मैंने पता बताया, सारे ऑर्डर निकाल दिए मेरे। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब ट्रस्ट यार आइडिया है। सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया वर्कर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी नहीं, एक नहीं है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं बता। एक मीडिया का ऑर्डर था, जानता हूं उसको। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? तो चुप हो गया। फिर मैंने कहा मैंने एक काम कीजिए, आप जाके पता लगाइए कि आपके न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट, ये बाकी लोग ओबीसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के कितने हैं? जवाब नहीं देंगे, चुप, वापिस दिया। और ये हर लेवल पे हो रहा है। आपने अदानी जी की बात, फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोई खरीद, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज है उनको वो ऑयल इन्फ्लेट करके बेचते। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे लिए। बेचने में तो कौन देता है? 90% देता है ना। तो पूरे का पूरे सिस्टम पे यही कहा, जो 90% है उनके लिए 2-3 एवेन्यूज। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। रेलवेज है, उसको खत्म कर रहे। आर्मी में आप रिस्पेक्टेबल जॉब पा सकते थे, उसको खत्म कर दिया, उसको मजदूर बना दिया, अग्निवीर बना दिया। और फिर आप मनरेगा देखिए, 90% की वहां पे आपको रिस्क मिल जाएगी। मजदूरों को देखिए, वहां 90% मिल जाएगी। और मेरे लिए फ्रैंकली अब यह पॉलिटिकल बात नहीं रही, इसमें मुझे मतलब यह मैंने को व्यक्ति डाला, मेरे अब ये मिशन है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर हम भारत की बात करें और उसमें 90% की बात ही नहीं चल रही,
90% को भागीदारी नहीं मिले तो ये कैसा भारत? ये वही भारत है महाराजा पुराना राजा महाराजा वाला, जिसमें मतलब एक दो व्यक्ति पूरा वो पूरा सब डिसीजन नहीं लेंगे, जिसकी जमीन हड़प लेंगे, जो भी करना करेंगे, उसके खिलाफ वहां लड़े बोलती थी वो। अब इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी और आरएसएस सोच रहे हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखकर, कि वो ये लड़ाई जीत गए, मगर उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली वो लड़ाई अभी हारने वाले हैं। जितना ये इसको पीछे लग रहे हैं, उससे 10 गुना ये आगे जाने वाला है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये 90% की चीज है, और 90% कह रहा है कि भैया यहां पे हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। अब मैंने एक संवाद अच्छे से कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, सब डिसीजन जो सबसे मैंने डायग्नोसिस कर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान सबका होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका वोट होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेशन सब कम्युनिटीज का होना चाहिए, मेडिकल सिस्टम में होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम में होना चाहिए, मिलिट्री सिस्टम में होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम में होना चाहिए, ये कहता है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा 70-80 साल हो गए, सिंपल है, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले ये पता लगाना है किसकी कितनी आबादी, जाति जरूर है। सचमुच में अभी से 50% है, या 55 है, या 60 है, या 40 है, 15 है या 20 है, आदिवासी कितना है, माइनॉरिटी कितना है, गरीब जनरल कास्ट कितना है, ये पता लगाना सबसे पहले। दूसरी बात TNT, दूसरी बात जो हमारी सारी की सारी संस्थाएं, जुडिशरी हो, प्रेस हो, मीडिया हो, सारी की सारी संस्थाएं, उसमें हमें एक सर्वे का कि 90% के पास इन संस्थाओं में कितना पावर है, कितनी भागीदारी है, और इसकी 90% के लोग कहाँ है, किस पोजीशन पे है, और कितने हैं। लोग का भी खरीद गया और चल रहा है, तो तेरा तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे, कि हिंदुस्तान का जो धन है वो कितना किसके हाथ, कितना भाग गरीबों के पास है, कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना भाग ओबीसी के पास है, कितना माइनॉरिटी के पास है, कितना गरीब जनरल कास्ट के पास। और हमारी सरकार आएगी तो मेरी पहली पाया है ये नहीं कहा। और डायग्नोस्टिक के बाद ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा कि देश की हालत क्या है, प्रगति, सच्ची प्रगति कितनी हुई है। देखिए, अगर आपने 1% लोगों को, हिंदुस्तान की प्रगति की बात होती है, अगर आपने 1% लोगों को हिंदुस्तान का 40% धन बढ़ा दिया, तो कौन सी प्रगति है? ये तो बात है, हमारा सारे सिस्टम में पहुंच गए। तो प्रगति के लिए सबसे जरूरी शब्द पावर शेयरिंग, भागीदारी है। एक और बड़ी फैशनेबल चीज चली कि भाई
मोदी जी बहुत कहते हैं हमने ओबीसी को, दलित को इज्जत। देखिए, इज्जत आप दे रहे हो, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। आप अपनी इज्जत रखिए, आप अपनी इज्जत रखिए। जिस दिन दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पावर शेयरिंग में जगह मिल गई, इज्जत अपने आप मिल जाए। आपकी मन दबा गई कोई क्या किया कि ऊपर से इज्जत दी जाएगी। अमीर लोग गरीबों को इज्जत देंगे ना, कोई जरूरत नहीं। आप अपनी इज्जत रखिए, उठा के रखिए अपनी इज्जत, हमें नहीं चाहिए। तो हमें पावर शेयरिंग चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन में जगह चाहिए, और हमें डायग्नोसिस कि ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आज ये सच्चाई है, 70 साल पहले वो सच्चाई थी, आज ये सच्चाई है, और सच्चाई के बल में हम आगे जा रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और ये आजकल फैशन चला हुआ है, मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे, ये इसको चेंज कर देंगे, इसको फेंक देंगे, इसको फाड़ देंगे। ये आप लोग ये सब ना मत देखिए, आपकी बच की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है। अगर छुएगा उसका मेरा नाम समझाए। और ये जो आदत दिखाओ, ये एक और बात इसके बारे में कहना चाहता। ये लोग कहते हैं कि ये किताब इंडिपेंडेंस के टाइम बनी है, ये गलत है। ये किताब बहुत पहले बनी थी, इसको इस फॉर्म में नहीं रखा गया था। मगर अगर आप गुरु नानक जी से बात करते तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। अगर आप गुजरात से बात करते तो थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। नारायण गुरु जी के पास से बात कीजिए, बसवना से बात कीजिए, अम्बेडकर जी से बात कीजिए, फूले जी से बात कीजिए, सब के सब बेसिक प्रिंसिपल्स इसी किताब के थे। तो हम 50 साल पुरानी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम हजारों साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनका एक विजन है, मोदी जी का, आरएसएस का, उनका एक विजन है। वो कह रहे हैं कि उनका हजारों साल पुराना विजन है, हमारा भी विजन, और हमारा भी विजन हजारों साल पुराना है, और ये लड़ाई हजारों साल से चल। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। एक्चुअली आप मुझे रास्ता देते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, मैं अगर कहूं कि जो दलितों की दिल में फीलिंग आती है उसको मैं समझता हूं, वो कर दे। तो मेरा काम आपकी जो फीलिंग है उसको समझने का है, आपको जो आपका जो दर्द है उसको समझने का, और आपके साथ मिलकर लड़ने का। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी इंटरेस्टिंग टाइम शुरू हो रहा है। ये तो बात अभी नहीं आ रही, पर जैसे वे ऊपर बढ़ते जाते ना, पर गिरती है। ये बीजेपी का अंत है, जानता है मुझे नहीं था। हम सब का काम सीरियस एक विजन बनाने का, अगले 10 साल का, अगले 20 साल का भारत के लिए 90% का
भागीदारी का विजन बनाने का, शांति से, प्यार से, बिना नफरत, बिना गुस्सा। वही ये हमारा प्लान है। इससे हम हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भारत में इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस देश के प्रगति में, इस देश के फ्यूचर में हम शामिल कर सकते। और ये लंबा रास्ता है, हम सब एक साथ उस पर चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप सब से धन्यवाद। माफी माफना धन्यवाद। नमस्कार।